एक बात सोचिए, मतलब कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसका वजन एकदम परफेक्ट है, जो बाहर से देखने में बिल्कुल फिट और छरारा दिखता है, लेकिन असल में उसका शरीर अंदर ही अंदर एक मेडिकल टाइम बॉम्ब बन चुका है। ये बहुत ही डरावनी स्थिति है सच में। वही तो क्या ऐसे वजन की मशीन पे एक सही नंबर देखने का मतलब पूरी तरह से स्वस्थ होना है? मतलब क्या शरीर से पतला दिखना इस बात की कोई गारंटी है कि अंदर के सारे अंग ठीक से काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, और लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती पर बैठते हैं। हाँ, और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या फिटनेस को नापने का सबसे मशहूर तरीका यानी हमारा पारंपरिक BMI या बॉडी मास इंडेक्स असल में करोड़ों लोगों को एक बहुत बड़ा धोखा दे रहा है? देखा जाए तो ये एक ऐसा सवाल है जो उस पूरी नींव को हिलाकर रख देता है जिस पर हम दशकों से अपनी सेहत को तौलते आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि जो पैमाने पूरी दुनिया के लिए बनाए गए थे वो हर आबादी पर एक जैसे लागू नहीं होते। सही कहा। और आज की इस गहन चर्चा का मुख्य लक्ष्य भी इसी बात की तह तक जाना है। हम ये समझेंगे कि भारतीय लोगों में और खासकर एशियाई भारतीयों में पेट की चर्बी यानी जिसे हम एब्डोमिनल ओबेसिटी कहते हैं, वो क्यों एक नया और बेहद महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेत बन गई है। एक वाइटल साइन की तरह। राइट, एकदम सही। ये चर्चा स्वास्थ्य को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदलने वाली है। और इससे पहले कि हम इस दिलचस्प विषय में उतरें, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि आज हम जो भी आंकड़े और तथ्य डिकोड कर रहे हैं वो किसी सामान्य धारणा पर आधारित नहीं है। हाँ, ये बताना बहुत जरूरी है श्रोताओं को। बिल्कुल, ये जानकारी कंपाइल्ड, रिसर्च्ड एंड रिव्यूड एज पर वेरियस स्टडीज ऑन इंडियन बाय शरद मिश्रा, होलिस्टिक एंड मेटाबॉलिक हेल्थ एजुकेटर, लैब डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट, डाइट न्यूट्रिशनिस्ट एंड कंसल्टेंट फार्मासिस्ट के आधार पर प्रस्तुत की जा रही है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इस गुत्थी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से चिकित्सा जगत का सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है, यानी BMI का भ्रम। BMI का भ्रम? मतलब ये इतना गलत कैसे हो सकता है? देखिए, दुनिया भर के डॉक्टर्स और फिटनेस ट्रेनर्स इंसान की सेहत को उसके वजन और ऊंचाई के अनुपात से नापते आ रहे हैं। सिद्धांत यह है कि अगर किसी का BMI 18.5 से 24.9 के बीच है तो वो नॉर्मल और स्वस्थ है। ये तो सब जगह लिखा होता है। हाँ, लेकिन जब यही पैमाना एशियाई भारतीयों पर लागू किया जाता है ना, तो ये पूरी तरह से बेमानी हो जाता है, एकदम अप्रासंगिक। लेकिन एक मिनट रुको, अगर हम इस पर थोड़ा विचार करें तो BMI को तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी बड़ी संस्थाएं दशकों से मानती आ रही है। हाँ, मानती तो है। मतलब ये तो दुनिया भर के मेडिकल सिस्टम का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ना। अगर ये एशियाई लोगों के लिए इतना ही गलत है तो क्या पूरी दुनिया का मेडिकल सिस्टम 1 अरब से ज्यादा लोगों की बनावट की अनदेखी कर रहा है? ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है यार। मैं समझ सकती हूँ, ये हजम करना इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि हम अक्सर मान लेते हैं कि दुनिया के सभी इंसानों की शारीरिक बनावट अंदर से एक जैसी है। तो क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। बायोलॉजी इस बात को पूरी तरह से नकारती है। जो स्टडीज हमारे सामने है वो स्पष्ट करती है कि एशियाई भारतीयों की जेनेटिक्स और उनके शरीर की बनावट, जिसे हम मेडिकल भाषा में फिनोटाइप कहते हैं, उसकी एक बहुत ही खास विशेषता होती है। अच्छा, तो ये फिनोटाइप क्या होता है हमारा? इसे अक्सर थिन फैट इंडियन फिनोटाइप कहा जाता है। थिन फैट, ये तो दोनों उल्टे शब्द हुए। हाँ, सुनने में अजीब लगता है। इसका मतलब है कि एक भारतीय व्यक्ति का शरीर देखने में भले ही पतला लगे, उसका कुल वजन और BMI एकदम नॉर्मल कैटेगरी में हो, लेकिन उसके शरीर में मांसपेशियों या मसल मास की बहुत कमी होती है। ओह, और चर्बी ज्यादा होती है। बिल्कुल, चर्बी जमा करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। और सबसे बड़ी गड़बड़ यह है कि ये चर्बी पूरे शरीर में समान रूप से फैलने के बजाय सीधे पेट के हिस्से में जाके जमा होती है। अच्छा, तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसे किसी पुरानी गाड़ी को सिर्फ बाहर से देखकर या उसका कुल वजन तौलकर कह दिया जाए कि गाड़ी एकदम शानदार है। हाँ, एकदम सही उदाहरण है। मतलब उसका पेंट चमक रहा है, वजन भी कंपनी के मैनुअल के हिसाब से एकदम सही है, लेकिन जब बोनेट खोला जाए तो पता चले कि इंजन के अंदर और हर एक पुर्जे पर कचरा और गाढ़ा ग्रीस फंसा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारे शरीर के साथ। तो अगर कुल वजन सही है लेकिन वो सारी चर्बी गलत जगह पर जाकर बैठ गई है तो उस शरीर को नॉर्मल कैसे माना जा सकता है? वही तो मैं कह रही हूँ, ये गाड़ी वाला उदाहरण इस स्थिति को बहुत सटीक तरीके से समझाता है। गाड़ी का इंजन ही उसका असली पावर हाउस है और हमारे शरीर में वो पावर हाउस हमारे आंतरिक अंग है। जैसे हमारा लिवर और पैंक्रियाज। हाँ, तो जब हम कहते हैं कि चर्बी गलत जगह पर है तो हम सिर्फ पेट के बाहर लटकने वाली उस चर्बी की बात नहीं कर रहे हैं जिसे हम रोज शीशे में देखते हैं। तो फिर किस चर्बी की बात हो रही है यहाँ? हम उस चर्बी की बात कर रहे हैं जो शरीर के बहुत गहराई में हमारे लिवर, पैंक्रियाज और आंतों के चारों ओर जमा हो जाती है। इसीलिए एक नॉर्मल BMI वाले भारतीय व्यक्ति को देखकर एक आम हेल्थ चेकअप भले सब ठीक है का ठप्पा लगा दे, पर असल में अंदर सब ठीक नहीं होता। बिल्कुल, अंदर ही अंदर एक खतरनाक प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है। और ये बात बहुत परेशान करने वाली है। मतलब हम एक ऐसे इंडेक्स पर भरोसा करके बैठे हैं जो हमारे शरीर की असली कहानी बयां ही नहीं कर रहा। हाँ, हम सिर्फ एक नंबर के पीछे भाग रहे हैं। तो अगर तराजू और BMI सही तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं तो ये पेट के अंदर जमा होने वाली चर्बी असल में शरीर के साथ क्या कर रही है? ये जो कचरा इंजन में फंस गया है वो काम कैसे बिगाड़ता है? इसे समझने के लिए हमें उस शब्द को समझना होगा जिसे एक्टोपिक फैट कहते हैं। एक्टोपिक फैट, ये क्या होता है? जर्नल डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्लिनिकल रिसर्च एंड रिव्यूज में अमृता घोष और अनूप मिश्रा द्वारा प्रकाशित एक बहुत महत्वपूर्ण संपादकीय है जो इसी पर गहराई से प्रकाश डालता है। एक्टोपिक का सीधा अर्थ है ऐसी जगह पर होना जहां उस चीज को प्राकृतिक रूप से नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब गलत जगह पर फैट। हाँ,
आमतौर पर चर्बी को त्वचा के ठीक नीचे जमा होना चाहिए, जो एक सुरक्षित जगह है। लेकिन जब ये सीधे अंगों पर जाकर चिपकती है तो ये सिर्फ वहां एक निर्जीव परत की तरह बैठी नहीं रहती। अच्छा, तो क्या ये एक्टोपिक फैट अपने आप में कोई सक्रिय चीज है जो अंगों के काम में दखल देती है? कुछ केमिकल लोचा करती है क्या? बहुत बड़ा केमिकल लोचा करती है। ये एक्टोपिक फैट असल में एक सक्रिय एंडोक्राइन ग्रंथि की तरह बर्ताव करने लगता है। बाप रे, मतलब फैट खुद एक ग्रंथि बन जाता है। बिल्कुल, ये शरीर में हानिकारक केमिकल और सूजन या कह लें इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले तत्व छोड़ना शुरू कर देता है। और इसका सबसे पहला और सीधा प्रहार होता है शरीर की इंसुलिन प्रणाली पर। इंसुलिन पर? हाँ, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को जन्म देता है। अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को एक आसान चित्र में ढालें तो क्या हम इसे एक ताले और चाबी की तरह देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। समझाइए जरा। मान लीजिए कि इंसुलिन वो चाबी है जो हमारे सेल्स या कोशिकाओं का ताला खोलती है, ताकि खून में मौजूद शुगर अंदर जा सके और शरीर को ऊर्जा मिले। तो क्या ये एक्टोपिक फैट उस ताले में लगे जंग की तरह काम कर रहा है? ये एकदम परफेक्ट मेटाफर है। हमारा पैंक्रियाज बिल्कुल सही चाबियां बना रहा है, मतलब खून में चाबियां मौजूद हैं, लेकिन वो ताला नहीं खुल रहा। सही कहा, एक्टोपिक फैट के उस जंग के कारण ताला जाम हो गया है। चाबी घुमाने पर भी ताला नहीं खुलता। तो फिर वो शुगर कहाँ जाती है? वो शुगर सेल्स के अंदर जाने के बजाय खून में ही जमा होने लगती है, और इसे ही हम टाइप 2 डायबिटीज की शुरुआत कहते हैं। ओह, तो ऐसे होती है डायबिटीज शुरू? हाँ, और पैंक्रियाज इस जंग लगे ताले को खोलने की कोशिश में और ज्यादा चाबियां बनाने लगता है, जिससे वो खुद थककर एक दिन काम करना बंद कर देता है। मतलब ये पूरी एक चेन रिएक्शन की तरह है। एक बार ताला जाम हुआ तो पूरा सिस्टम चरमरा जाता है। और बात सिर्फ डायबिटीज तक नहीं रुकती, ये पेट की चर्बी एक पूरे मेटाबॉलिक संकट का कारण बनती है। और क्या क्या होता है इससे? इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से खून की नलियां सख्त होने लगती हैं, जिससे कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां यानी दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बाप रे, ये तो सच में एक टाइम बॉम्ब है। हाँ, और इसके साथ ही एक बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा होती है जिसे MASLD यानी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज कहा जाता है। ये नाम तो काफी जटिल लग रहा है। MASLD, ये लिवर के साथ असल में क्या करता है? देखिए, अगर हम लिवर को शरीर की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण केमिकल फैक्ट्री माने, जो खून को साफ करती है और मेटाबॉलिज्म चलाती है, तो ये बीमारी उस फैक्ट्री के गियर्स में गोंद भरने जैसा काम करती है। गोंद मतलब सब कुछ धीमा हो जाता है? बिल्कुल, जब एक्टोपिक फैट लिवर की कोशिकाओं के अंदर जमा होने लगता है तो लिवर सूज जाता है, उसकी फैक्ट्री का काम धीमा पड़ने लगता है। और अगर इसे रोका नहीं गया तो समय के साथ ये फैटी लिवर फाइब्रोसिस यानी कठोरपन में बदल जाता है और अंततः लिवर सिरोसिस में बदल सकता है, जहां लिवर पूरी तरह काम करना बंद कर देता है। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि चर्बी गलत जगह पर जमा हो गई है? जी हाँ, सिर्फ गलत जगह पर होने की वजह से। ये वाकई में आंखें खोलने वाला है। लेकिन यहाँ एक और पहलू है जिस पर मुझे बहुत जोर देना है। कौन सा पहलू? जब हमने स्रोतों में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़े देखे थे तो वो डेटा किसी को भी चौंकाने के लिए काफी था। हाँ, वो आंकड़े बहुत गंभीर है। महिलाओं में लगभग 40% और पुरुषों में 12% पेट का मोटापा दर्ज किया गया है। सोचिए, 40% महिलाएं। वही तो, 40%। ये कोई छोटी मोटी त्रुटि या मार्जिनल एरर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक पैटर्न है। ये आंकड़े साफ तौर पर एक मूक महामारी की गवाही दे रहे हैं। 40% महिलाओं और 12% पुरुषों का सीधा मतलब है देश के करोड़ों लोग, जो बिना जाने इस मेटाबॉलिक टाइम बॉम्ब को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल, उन्हें पता भी नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है। और यहीं पर ना एक पुरानी धारणा पूरी तरह से टूटती हुई नजर आती है। मतलब एक आम सोच ये रही है कि ये पेट निकलने की समस्या या जिसे अक्सर खाते पीते घर की निशानी कहा जाता है। हाँ, हमारे यहाँ ये बहुत आम कहावत है। हाँ, तो लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ शहरों में रहने वाले एयर कंडीशन कमरों में बैठने वाले और जंक फूड खाने वाले अमीर वर्ग की बीमारी है। ये सबसे बड़ा मिथक है आज के समय में। लेकिन जो रिसर्च हम देख रहे हैं वो तो एक बिल्कुल अलग कहानी कह रही है। क्या ये मेटाबॉलिक संकट अब गांव तक भी पहुंच चुका है? जो नया शोध और डेटा सामने आया है ना, उसने इस शहरी और अमीर वाली धारणा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। मतलब गांव के लोग भी इससे जूझ रहे हैं? हाँ, एब्डोमिनल ओबेसिटी अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, ये बहुत तेजी से ग्रामीण क्षेत्रों और निम्न मध्यम आय वर्ग में फैल रही है। ये तो और भी चिंताजनक है यार, क्योंकि जिन ग्रामीण या निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के पास शायद बेहतरीन डायग्नोस्टिक सुविधाओं तक पहुंच भी नहीं है, वो इस खतरे का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। एकदम सही बात है, ये एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य संकट बन रहा है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? मतलब अगर गांव में कोई व्यक्ति शारीरिक मेहनत भी कर रहा है तो भी वो इस मेटाबॉलिक संकट से क्यों घिर रहा है? इसके पीछे जीवन शैली और आहार में आया एक बहुत बड़ा बदलाव है। कैसा बदलाव? पिछले कुछ दशकों में जो हमारे पारंपरिक और पोषण से भरपूर मोटे अनाज थे, उनकी जगह अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ने ले ली है। जैसे पैकेट वाले स्नैक्स और सफेद चीनी। बिल्कुल, जो चीजें पहले सिर्फ शहरों के सुपरमार्केट में मिलती थीं, वो अब गांव की छोटी छोटी दुकानों तक पहुंच गई हैं। हाँ, मैंने भी देखा, अब तो हर जगह चिप्स के पैकेट लटके होते हैं। और इसके अलावा खेती और दैनिक कार्यों में मशीनों के उपयोग ने शारीरिक मेहनत को काफी कम कर दिया है। हाँ, मैकेनाइजेशन का असर। हाँ, अब इस स्थिति को हमारे उस थिन फैट जेनेटिक्स के साथ जोड़कर देखिए। ओके, मतलब जेनेटिक्स और खराब खाना दोनों मिल गए। एकदम सही। हमारे शरीर की बनावट पहले से ही कार्बोहाइड्रेट्स को सीधे पेट की चर्बी में बदलने के लिए तैयार बैठी है। जैसे ही आहार में रिफाइंड कार्ब्स बढ़े और मेहनत कम हुई, इस महामारी ने गांव को भी अपनी चपेट में ले लिया। बाप रे, इसका मतलब है कि हमारी जेनेटिक बनावट और आज के आधुनिक खान पान का एक बहुत ही खतरनाक टकराव हो रहा है।
बिल्कुल एक परफेक्ट स्टॉर्म बन रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब बीमारी का दायरा इतना बड़ा हो चुका है, गांव शहर सब इसकी चपेट में है और हमारा सबसे पुराना नापने का तरीका यानी BMI हमें धोखा दे रहा है, तो समाधान क्या है? समाधान बहुत ही आसान है। अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस में सामान्य मोटापे से ध्यान हटाकर पेट के मोटापे पर फोकस किया जा रहा है, तो कोई व्यक्ति घर बैठे बिना किसी महंगी मशीन के अपना मेटाबॉलिक चेकअप कैसे कर सकता है? मैंने कहा ना, समाधान बहुत ही सरल है, बिना किसी खर्च वाला और बेहद वैज्ञानिक है। अच्छा, ऐसा क्या है? विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि अब समय आ गया है कि हम कमर के नाप और उससे जुड़े अनुपातों को क्लिनिकल प्रैक्टिस का नियमित हिस्सा बना लें। कमर का नाप, बस इतना ही? हाँ, जिस तरह बुखार नापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग होता है, वैसे ही पेट की चर्बी नापने के लिए एक साधारण इंची टेप का उपयोग होना चाहिए। अरे, सिलाई वाला इंची टेप? बिल्कुल वही। तो सबसे भरोसेमंद और आसान पैमाने हैं जो कोई भी व्यक्ति अपने घर पे इस्तेमाल कर सकता है। चलिए इन्हें बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं ताकि कोई भी इसे आसानी से विजुअलाइज कर सके। सबसे पहला पैमाना कौन सा है और वो कैसे काम करता है? पहला और शायद सबसे प्रभावी नियम है वेस्ट टू हाइट रेशियो, यानी कमर से ऊंचाई का अनुपात। ओके, कमर और ऊंचाई। हाँ, ये इस सिद्धांत पर काम करता है कि एक इंसान की ऊंचाई तो नहीं बदलती, लेकिन उसकी कमर का नाप जीवन शैली के हिसाब से बदलता रहता है। बिल्कुल सही बात है, हाइट तो फिक्स रहती है। तो नियम बहुत ही सीधा है, आपकी कमर की गोलाई आपकी कुल ऊंचाई के आधे से कम होनी चाहिए। आधे से कम? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कुल ऊंचाई 5 फुट 8 इंच है। अगर इसे इंच में बदलें तो 12 पंजे 60 और ऊपर के 8 इंच, यानी कुल 68 इंच हाइट हो गई। जी, 68 इंच। तो अब उस व्यक्ति के लिए सुरक्षित दायरा क्या होगा? गणित के हिसाब से 68 का आधा हुआ 34 इंच। 34? इसका सीधा मतलब है कि उस 5 फुट 8 इंच वाले व्यक्ति की कमर का नाप किसी भी हालत में 34 इंच से कम होना चाहिए। क्या बात है, ये तो बहुत आसान है। और अगर उस व्यक्ति का वजन एकदम सामान्य है, लेकिन उसकी कमर 35 या 36 इंच की हो रही है, तो वो उस लाल घेरे में आ चुका है। मतलब डेंजर जोन में? हाँ, जहाँ एक्टोपिक फैट अंगों के आसपास जमा होना शुरू हो गया है। उसे वजन कम करने से ज्यादा अपनी कमर का नाप कम करने पर ध्यान देना होगा। ये तो इतना व्यवहारिक और आसान है कि इसके लिए किसी मोबाइल ऐप या ऑनलाइन कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है। बस अपनी ऊंचाई को आधा करना है और वही आपकी अधिकतम लिमिट है। बिल्कुल, कोई भी इसे सेकंडों में कर सकता है। लेकिन अगर हम शरीर की बनावट की बात करें तो कुछ लोग कंधों से चौड़े होते हैं और कुछ नीचे से। क्या शरीर के अलग अलग आकार भी इस मेटाबॉलिक खतरे को समझने में कोई भूमिका निभाते हैं? हाँ, यहीं पर हमारा दूसरा पैमाना काम आता है, जिसे वेस्ट टू हिप रेशियो या कमर से कूल्हे का अनुपात कहते हैं। अच्छा। शरीर में चर्बी कहाँ जमा हो रही है, इसके आधार पर मुख्य रूप से 2 तरह के आकार देखे जाते हैं। एक सेब या एप्पल के आकार का शरीर और दूसरा नाशपाती या पियर के आकार का शरीर। एप्पल और पियर शेप। इस अनुपात को निकालने के लिए कमर के सबसे पतले हिस्से का नाप लिया जाता है और फिर कूल्हों के सबसे चौड़े हिस्से का नाप लिया जाता है। ओके, फिर क्या करते हैं? इसके बाद कमर के नाप को कूल्हे के नाप से भाग या डिवाइड दे दिया जाता है। तो सेब और नाशपाती का ये आकार हमें अंदरूनी सेहत के बारे में क्या संकेत देता है? हम इंडियंस तो एप्पल शेप वाले होते हैं ज्यादा। हाँ, और यही चिंता की बात है। अगर किसी शरीर में चर्बी मुख्य रूप से कूल्हों और जांघों पर ज्यादा जमा हो रही है, तो वो नाशपाती के आकार जैसा दिखता है। पियर शेप। ये चर्बी आमतौर पर त्वचा के नीचे होती है और मेटाबॉलिक रूप से उतनी खतरनाक नहीं मानी जाती। अच्छा, मतलब ये थोड़ा सेफ है। हाँ, लेकिन अगर चर्बी पेट और कमर के हिस्से पर केंद्रित है तो शरीर सेब के आकार का दिखने लगता है। और जैसा आपने कहा, भारतीयों में यही सेब वाला आकार सबसे ज्यादा देखा जाता है, जो सीधे तौर पर एक्टोपिक फैट का संकेत है, राइट? बिल्कुल। सुरक्षित रहने के लिए पुरुषों में ये अनुपात 0.90 से कम और महिलाओं में 0.85 से कम होना चाहिए। 0.9 और 0.85। हाँ, अगर ये संख्या इससे ऊपर जाती है तो इसका अर्थ है कि वो अदृश्य एक्टोपिक फैट लिवर और पैंक्रियाज को घेर रहा है। ये चर्चा ना इस बात को बहुत गहराई से स्थापित करती है कि हमें फिटनेस को लेकर कितने भ्रम हैं। हाँ। मतलब हम फिटनेस सेंटर की उन महंगी मशीनों के पीछे भागते हैं जो शरीर का फैट परसेंटेज निकालने का दावा करती हैं। हाँ, और महंगे स्मार्ट स्केल्स खरीदते हैं जो BMI बताते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि घर की दराज में रखा एक साधारण सिलाई वाला इंची टेप ही सबसे सटीक और अहम रिपोर्ट दे सकता है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज के समय में विशेष रूप से एशियाई भारतीयों के लिए वो साधारण सा इंची टेप वजन नापने वाली मशीन से कई ज्यादा सच बोलने वाला उपकरण है। एकदम सही बात है। वजन की मशीन ये नहीं बता सकती कि किसी का लिवर खतरे में है या इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो चुका है, लेकिन वो इंची टेप समय रहते उस खतरे की घंटी जरूर बजा सकता है। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा के सार को समेटें तो जो सबसे बड़ी तस्वीर उभर कर आती है वो ये है कि पेट का नाप अब सिर्फ कपड़े सिलवाने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट या शरीर के तापमान की तरह ही एक वाइटल साइन बन चुका है। एक ऐसा अत्यावश्यक संकेत जिसे नजरअंदाज करना जानलेवा साबित हो सकता है। यही इस विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। हमें अपने स्वास्थ्य को नापने का तरीका बदलना ही होगा और BMI के पीछे भागना छोड़ना होगा। हाँ, वजन के कांटे से अपना ध्यान हटाकर अपने इंची टेप पर ध्यान केंद्रित करने की तत्काल जरूरत है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। वो क्या?
सोचिए, अगर हमारी जेनेटिक्स, हमारी शारीरिक बनावट और हमारे शरीर में चर्बी जमा करने का पूरा विज्ञान पश्चिमी देशों के लोगों से इतना ज्यादा अलग है, जो कि है हमने अभी देखा, तो क्या हमें पश्चिमी देशों में बनी डाइट, उनके फिटनेस रूटीन और ग्लोबल हेल्थ स्टैंडर्ड्स पर आंख मूंद कर भरोसा करते रहना चाहिए? मतलब जो डाइट प्लान या एक्सरसाइज अमेरिका या यूरोप के लोगों पर काम कर रही है, क्या वो हमारे इस खास भारतीय शरीर के लिए भी सही है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। या फिर अब वक्त आ गया है कि हम अपनी इस अनोखी बनावट को समझें, अपनी जड़ों की ओर लौटें और अपने शरीर के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल और खान पान को पूरी तरह से फिर से रीडिजाइन करें। जब तक हम अपने खुद के जेनेटिक्स का सम्मान नहीं करेंगे और गलत पैमानों से अपनी सेहत नापते रहेंगे, हम सही दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। ये एक ऐसी बात है जो हर किसी के दिमाग में रहनी चाहिए। सही सवाल पूछना और शरीर की सही चीजों को नापना ही अच्छे स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। तो जो लोग आज की ये गहन चर्चा सुन रहे हैं, अगर इस बातचीत से स्वास्थ्य और शरीर को समझने का एक बिल्कुल नया और स्पष्ट नजरिया मिला हो, तो कृपया इस चर्चा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट भी जरूर करें। हाँ, और एक छोटा सा काम जरूर करें। आज ही घर में रखा एक इंची टेप उठाएं और अपना वेस्ट टू हाइट रेशियो नापें। क्या वो नंबर खतरे के निशान के अंदर है या बाहर? जो भी नतीजे आए वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या इंची टेप की ये नई कहानी लोगों की सेहत का नजरिया बदल पा रही है। मिलते हैं अगली गहरी चर्चा में। तब तक सेहतमंद रहें और सही चीजों को नापते रहें।